स्टूडेंट्स, आज हमारा जो एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। इससे पहले हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड है और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड ही है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे, उनको हम देखेंगे। उसके बाद वाटसन क्रिक मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। अब हमने देखना कि न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया, किस सेल से किया। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, किस तरह उसके सब यूनिट्स, कौन कौन से सब यूनिट से मिलकर तो जो न्यूक्लिक एसिड है इसका सब यूनिट बनता है और वो सब यूनिट फिर मिलकर एक लंबी चेन बनाता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। देखिए कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है एफ मिशर। एफ मिशर ने 1870 में एक पस सेल लिया। अब आप लोग को पता नहीं होगा कि पस सेल किसे कहते हैं। पस सेल वो सेल होता है कि देखें आप लोगों ने बाज़ औक़ात हमारी स्किन के ऊपर पिंपल बन जाता है, ठीक है, दाना जो बन जाता है, तो क्या होता है कि उसमें से वाइटिश कलर का, वाइटिश ब्राउन कलर का या येलोइश कलर का जो रेशा वगैरह बाहर निकलता है, जो पस बाहर निकलती है, उस जगह पर जो सेल मौजूद होता है ना, उस सेल को हम नाम देते हैं पस सेल। ठीक है, जो एफ मिशर था इसने 1870 में वो सेल लिया और उस सेल के न्यूक्लियस में से कुछ मटेरियल उसने बाहर निकाला। ठीक है, उस सेल के न्यूक्लियस में से कुछ मटेरियल उसने बाहर निकाला और उसको जब देखा लेबॉर्ट्री के अंदर, तो वो जो मटेरियल था, जो सब्सटेंस उसने बाहर निकाला था न्यूक्लियस से, उसकी जो नेचर थी वो कौन सी थी? एसिडिक नेचर का था और न्यूक्लियस से निकला हुआ था, तो इस वजह से फिर इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर इस सब्सटेंस को कि जो न्यूक्लियस से निकला और वो एसिडिक नेचर था, तो उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड्स। अब अगर हम न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ये क्या है? पॉलीमर ऑफ, क्या है ये? पॉलीमर्स है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमने देखने के न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होती है। जब रिपीटिंग यूनिट्स, जब यूनिट्स मिलकर एक लंबी चेन बना देना, उसको हम नाम देते हैं पॉलीमर का। जब एक लंबी चेन जो होती है ना, जिस तरह हमने कहा कि अमाइनो एसिड्स मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं, वो जो लंबी चेन है उसको हम नाम देते हैं पॉलीमर का। और ये पॉलीमर, ये लंबी चेन किसकी है? न्यूक्लियोटाइड्स की। उसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का। फॉर एग्जांपल समझ लें कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह ये समझ लें कि एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। ये मिलकर एक लंबी चेन बना रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। वो ये जो एक है, ये जो मिलकर एक लंबी चेन बना रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का। और ये जो एक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब हमने देखना कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 3 सब यूनिट से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड जब मिले, एक लंबी चेन बनाए, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखने लगे हैं न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है। न्यूक्लियोटाइड 3 किस्म के सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 तरह के सब यूनिट्स हैं कि जिनसे मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला सब यूनिट जिसको हम नाम देते हैं पेंटोज शुगर। उसके बाद दूसरा जो सब यूनिट है उसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजनियस बेसिस।
नाइट्रोजनियस बेसिस। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है फास्फोरिक एसिड। ये जो तीनों यूनिट्स हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेसिस और फास्फोरिक एसिड्स। अब हमने देखना है कि जो पेंटोज शुगर है, अब इनकी हमने थोड़ी डिटेल देखनी है कि पेंटोज शुगर दो तरह की होती है, नाइट्रोजनियस बेसिस दो तरह की होती है, जो फास्फोरिक एसिड है उसका फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह होता है देखेंगे। जो पेंटोज मोनोसेकेराइड शुगर है, ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, ये दो तरह की होती है। एक को हम नाम देते हैं डीएनए, वो डीऑक्सीराइबोज, एक को हम नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोज, जबकि दूसरी को नाम देते हैं राइबोज। दो तरह की पेंटोज शुगर इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियोटाइड के सब यूनिट्स के अंदर। एक को नाम दे रहा है डीऑक्सीराइबोज, जबकि दूसरी को नाम दे रहा है राइबोज। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला राइबोज का ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। आप लोग को पता है कि इसको पेंटोज इसलिए कहा जाता है कि 5 कॉर्नर जो रिंग होती है, इसके 5 कॉर्नर होते हैं, इस वजह से इसको पेंटोज शुगर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं OH, H, H, OH, CH2OH। अब देखें कि ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है किसका, राइबोज का। जब इस राइबोज के फार्मूला में से कार्बन नंबर 2 पर, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, कार्बन नंबर 2 पर जो मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसमें से जब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा, जब इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा तो बाकी का जो फार्मूला बच जाएगा उसको हम नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोज। अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बाकी रहेगा, इसको क्या नाम देते हैं, डीऑक्सीराइबोज। मतलब डी का मतलब है आउट करना, बाहर निकालना, किसको, ऑक्सीजन को, OXY, ऑक्सी, किसमें से, राइबोज में से, डीऑक्सीराइबोज। मतलब कि जो राइबोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उसके जो कार्बन नंबर 2 है, उसमें से जब हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें तो बाकी का जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं, डीऑक्सीराइबोज। ये इस टाइम डीऑक्सीराइबोज है। जब हम इसके साथ ऑक्सीजन लगा दें तो ये राइबोज बन जाएगा। ठीक है, पेंटोज शुगर दो तरह की है, एक है डीऑक्सीराइबोज जबकि दूसरी है राइबोज। उसके बाद जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, ये भी दो तरह की होती हैं। एक को नाम दिया जाता है प्यूरिन्स का, जबकि दूसरी को नाम दिया जाता है पायरामिडीन्स का। एक को नाम दिया जाता है प्यूरिन्स का, दूसरी को नाम दिया जाता है पायरामिडीन्स का। अब ये देखें, जो प्यूरिन्स हैं ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, प्यूरिन्स दो तरह की होती है, आप लोगों ने इसको याद रख लेना है ए और जी से, एडानिन और ग्वानिन, AG आप लोगों ने इस तरह याद रख लेना है AG। और बाकी की जो हैं वो तीन तरह की है। पायरामिडीन तीन तरह की है, साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल। ये जो तीन तरह की हैं पिरिमिडीन्स, और दो तरह की हैं प्यूरिन्स, एडानिन और ग्वानिन, ये आप लोगों ने AG याद रख लेना। और जो एडानिन और ग्वानिन है ये डबल रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं। जो एडानिन और ग्वानिन है ये डबल रिंग्ड है, मतलब कि एक तो ये 5 कॉर्नर रिंग हो गया, 6 कॉर्नर रिंग हो गया, और इसके साथ एक 5 कॉर्नर रिंग भी मौजूद होता है। किसमें, प्यूरिन्स के अंदर एडानिन और जो ग्वानिन है उनका जब स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो वो डबल रिंग्ड होता है। एक होता है 6 कॉर्नर वाला और एक होता है 5 कॉर्नर वाला।
मतलब 1 2 3 4 5 इसके कॉर्नर हो गए और 1 2 3 4 5 6 इसके कॉर्नर हो गए। और जो पिरामिडीन्स हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 कॉर्नर रिंग जो है, जब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 कॉर्नर रिंग होगा। ये एक ही रिंग इसके अंदर मौजूद होगा, ये सिंगल रिंग है। और ये जो एडानिन और ग्वानिन है ये डबल रिंग है। आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं, ये जिसके अंदर 2 होंगे ना वो आप लोगों ने समझना है कि वो डबल रिंग है, ठीक है। और जिसके अंदर 3 है उसको छोड़ें, ये बस याद रखना है। एडानिन और ग्वानिन जो है वो 2 है, प्यूरिन्स है, और उसके अंदर डबल रिंग है। अब आगे रहता है फास्फोरिक एसिड, जिसको हम नाम देते हैं, जिसका जो फार्मूला वो है H3PO4। जब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, OH और यहाँ पर भी OH। तो देख लें कि H3PO4 3 H और 4 ऑक्सीजन और 1 P, H3PO4 हमारे पास जो उसका फार्मूला वो कंप्लीट है। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को समझाने लगा हूँ वो आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है कि मैं कहा कि ये 3 जो सब यूनिट्स हैं ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। ये 3 सब यूनिट्स मिलके, अब ये सब यूनिट्स की आगे टाइप्स हैं। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये फास्फोरिक एसिड है और ये भी दोनों और ये भी सारे, यानी कि ये सारे मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है कि फास्फोरिक एसिड होगा, इन पांचों, ये पांचों जो हैं ये क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है, इनमें से कोई एक ली जाएगी। ये 2 जो शुगर्स हैं पेंटोस शुगर, इनमें से कोई एक ली जाएगी, मतलब कि इनमें से एक, इन पांचों में से कोई एक और इनमें से कोई एक, ये मिलकर तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब जो हम फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसका ड्रा करना है, राइबोस का और एडानिन का और फास्फोरिक एसिड का, अब ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर तो एक क्या बना रही हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये देखें कि फास्फोरिक एसिड से फास्फोरिक एसिड लिया गया, नाइट्रोजन बेसिस से जो नाइट्रोजन बेस ली गई वो कौन सी ली गई, एडानिन, ठीक है। और पेंटोस शुगर में से शुगर कौन सी ली गई, राइबोस, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक यूनिट जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक लंबी चेन बनाएंगे, उसको क्या नाम दे रहा है, न्यूक्लिक एसिड। अब हमने इन तीनों के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ड्रा करने हैं और देखना है कि किस तरह एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। देखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। राइबोस का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं, बाकी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का रह गया है और साथ ही साथ जो है वो पेंटोस शुगर। राइबोस का हमने ड्रा नाइट्रोजन बेसिस जो है, और ये नाइट्रोजन बेसिस हमने ली थी एडानिन, ठीक है। एडानिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करेंगे। पेंटोस शुगर हमने कौन सी ली, राइबोस, ठीक है। अब इन तीनों के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये देखते हैं किस तरह। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये किसका है, राइबोस का, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है राइबोस का। देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, अगर ऑक्सीजन मौजूद ना होगी तो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं। वो किस तरह आप लोगों ने ड्रा करना है, इस तरह एक कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और 3, इसी तरह फिर आप लोगों ने खाली जगह छोड़ते जाना है। और ये डबल रिंग है, हमने पढ़ा ना कि ये डबल रिंग है। ये जो फार्मूला है एडानिन का, ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये कौन सा है, ये डबल रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने लगा देना n, यहाँ पर भी n लगा देना, यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n लगा देना। ये 2 जगह बच गई, यहाँ पर आप लोगों ने C लगा देना, यहाँ पर भी C लगा देना, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देना, ठीक है। अब देखें कि आप लोगों ने क्या काम करना है। आप लोग को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। जो कार्बन है वो 4 बनाती है और हाइड्रोजन 1 बनाती है।
अब आप लोगों ने बॉन्ड पूरे कर लेने हैं। जहाँ पर बॉन्ड इनकम्प्लीट हुआ वहाँ पर आप लोगों ने हाइड्रोजन अटैच कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर NH2 लगा देना आप लोगों ने, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 2 और 3, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, 4 बॉन्ड पूरे। यहाँ पर इसके पूरे, यहाँ पर इसके भी पूरे हैं, यहाँ पर इसका एक कम है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 बॉन्ड, 2 ये और 1 ये, 3, और यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया, किसका, एडानिन का। राइबोस का पहले से बनाया हुआ है हमने। अब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और देखते हैं किस तरह बनता है। कार्बन नंबर 1 राइबोस शुगर का, राइबोस जो पेंटोस शुगर जो पहला सब यूनिट है, उसका जो कार्बन नंबर 1 है वो इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या होगा कि ये वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बनने के बाद जब एक राइबोस और दूसरी एडानिन, ठीक है, जब ये दोनों मिले हैं तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या नाम देते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जब पेंटोस शुगर राइबोस और नाइट्रोजन बेस एडानिन ये दोनों मिले हैं, इन दोनों के मिलने से क्या बनी है, न्यूक्लियोसाइड, SIDE, ठीक है। अब जब इनके साथ एक फास्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाएगा तो फिर क्या हम उसको कहेंगे, देखते हैं। यहाँ पर हम फास्फोरिक एसिड का फार्मूला लिखते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर ये हम ज़रा OH जो है ना दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूला यहाँ पर इसका लिखना है, CH2 और OH, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर ये क्या है, OH ग्रुप कौन सा होता है, अल्कोहलिक ग्रुप, और यहाँ पर ये जो है ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। ये एक पूरा फास्फोरिक एसिड है। जब एसिड का और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी पढ़ा था कि जब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है, अल्कोहलिक, तो फिर क्या बनता है, एस्टर। वो जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और जो कंपाउंड बनता है उसको हम एस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ना H और OH ये मिलेंगे और वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड बन गया है इस टाइम, ये जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी है, एक एडानिन मिली है, एक राइबोस शुगर मिली है और एक फास्फोरिक एसिड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये तीनों सब यूनिट्स मिलकर इन्होंने क्या बनाया है, एक न्यूक्लियोटाइड। इस टाइम ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये मुकम्मल तौर पर एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। अगर हम इसको उतार दें फास्फोरिक एसिड को तो ये जो बाकी का रह जाएगा इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और ये बड़ा हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड होता है, इसको हम फास्फोरिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसके साथ एक और फास्फोरिक एसिड अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, OH OH और OH। अब एक जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये भी बात याद रखनी है कि एक न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के इक्वल होता है, AMP। या आप लोग को MCQ पूछा जा सकता है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो किसके इक्वल होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के इक्वल होता है, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये देखें कि यहाँ पर एक और बॉन्ड बनता है, इसके मिलने से ये एक और बॉन्ड यहाँ से भी वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ करेगा, H और OH, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, फास्फोरिक बॉन्ड। और ये एक हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर फास्फोरिक एसिड दो हो गए, एक ये और एक ये। अब हम क्या इसको नाम देंगे, एडिनोसिन डाइफास्फेट। एडिनोसिन, ए फॉर एडिनो, डी फॉर डाई और पी फॉर फास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। अब जब इसके साथ एक और फास्फोरिक एसिड अटैच होगा तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे। ज़रा मैं इधर से थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सपोज़ कि यहाँ पर ये देखें, एक और हम यहाँ पर फास्फोरिक एसिड अटैच करने लगे हैं। अब ये देखें कि यहाँ से OH रिलीज़ होगा, यहाँ से ये दोबारा रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ पर ये जो न्यू एक बॉन्ड बनेगा फास्फोरिक बॉन्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इधर तक था तो हमने कहा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसके साथ एक और फास्फोरिक एसिड अटैच हो गया तो हमने कहा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको हम नाम दे रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। जो आगे जाकर बड़ी डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे ATP को, और यहाँ पर आप लोगों से जो पूछा जाएगा ना, वो ATP का स्ट्रक्चरल फार्मूला ज़्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है। ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर 3 फास्फेट के ग्रुप अटैच होते हैं, और ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, और उसके बाद ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये हमारे पास आ गया कि जब मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या थी, हमारे पास एक नाइट्रोजन बेस और ये राइबोज शुगर। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। जब राइबोज, एडानिन और फास्फोरिक एसिड तीनों मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, TIDE, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक कि ये तीनों यूनिट्स, ये देखेंगे कि इन तीनों ने मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाया, और जो न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये मिलकर एक लंबी चेन बना रहा है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड का। अब न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं। पेंटोज शुगर की बेस पर न्यूक्लिक एसिड को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पेंटोज शुगर की बेस पर, आप लोग को बताता हूँ कि पेंटोज शुगर की बेस पर न्यूक्लिक एसिड को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को नाम दे जाता है DNA, एक को नाम दे जाता है RNA। DNA वो है कि जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। आप लोग को अभी मैं बताया ना कि डीऑक्सी, जब यहाँ पर OH नहीं मौजूद होगा तो मतलब डीऑक्सी ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है। और RNA क्या है, राइबोज, जिसके अंदर राइबोज शुगर होगी। वो क्या है, RNA, जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, उसको नाम दे जाता है DNA, और इसको क्या नाम दे जाता है, RNA। DNA जो है ना, वो मोस्टली तौर पर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट वगैरह के अंदर मौजूद होता है DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे रहता है RNA, जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और इसके अंदर राइबोज शुगर होती है। और ये जो RNA है, ये राइबोसोम्स के वगैरह के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, उसके बाद न्यूक्लियोलस के अंदर भी होता है, राइबोस के अंदर भी होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये RNA मौजूद होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मन्यूट अमाउंट में, कम मकदार में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और आगे हम DNA और RNA को डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सिंपल सा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी चेन को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स 3 तरह के यूनिट से मिलकर बनता है, पेंटोस, नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फोरिक एसिड्स, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और इसकी एसिडिक नेचर होने की वजह से उसने इसको कहा था, F मिशर ने, कि ये न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का,
ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से याद करना है कि इसके अंदर 3 फास्फेट ग्रुप हैं, इसलिए इसको ट्राईफास्फेट कहा जा रहा है। जब 2 होंगे तो मोनो डाई कहा जाएगा, जब 1 होगा तो मोनो कहा जाएगा। और एडिनोसिन मोनोफास्फेट एक न्यूक्लियोटाइड के इक्वल होती है। यहाँ तक हमारा टॉपिक था। अगर आप लोग को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।